Hello dear students, welcome to all of you on our online educational platform सफलता डिजिटल। हाँ प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है सफलता डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश की जा रही है और आप अपने सब्जेक्ट का कुछ भी न छूटे आपसे, उस तरह की कोशिश हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। आप लोग डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ अपनी पढ़ाई में लग जाएं। इन वीडियोस को बार बार अगेन देखें। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए विशेष रूप से यह है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो क्लास 8th में हैं, आज हम उनके लिए साइंस का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। और साइंस में साउंड जो टॉपिक है आपका, चैप्टर नंबर 13, उसका आज हम लेक्चर नंबर 1 शुरू करने वाले हैं। तो रेडी हो जाइए, अपने नोटबुक और पेन अपने पास रख लीजिए, क्योंकि आपको साथ के साथ नोट्स बनाने हैं। आप नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। याद रखिए, आप लोग अपने हाथों से नोट्स बनाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है और बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है याद रखने की, लंबे समय तक याद रखने की। इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग जब भी ऑनलाइन पढ़े, जब भी वीडियोज़ को देखें, अपने साथ मेक श्योर करें कि नोटबुक और पेन आपके पास है या नहीं है तो वीडियो को पॉज कर दें और पहले नोटबुक और पेन अपने साथ रखें। बार बार वीडियोस को पॉज करें और जो हाईलाइट कर चीज़ें बताई जाती है, हाईलाइट जिनको करी जाती है, आप उनको साथ के साथ अंडरलाइन करो, नोट्स बनाओ उनके। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले लेट्स वी स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 1। चैप्टर है हमारा 13 साउंड। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर चैप्टर नंबर 13 ध्वनि आप देख सकते हैं। ध्वनि, तो पूरी की पूरी बुक बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज़ आपकी कवर करने वाले हैं। तो डेडिकेशन के साथ आप तैयार हो जाइए, एकाग्रचित हो जाइए। ठीक है, आप ऐसी जगह पर बैठे जहाँ पर शांति हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो। ऑनलाइन पढ़ाई करते समय इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि आप ऐसी जगह पर बैठे जहाँ पर एनवायरनमेंट पीसफुल हो, शांत कमरा हो, जहाँ पर डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, तो लेट्स वी स्टार्ट आवर चैप्टर। देखिए, अपने विद्यालय में आपको कैसे पता लगता है कि कालांश पीरियड समाप्त हो गया है? दरवाजे की घंटी की ध्वनि अथवा खटखटाने की आवाज़ सुनकर आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपके दरवाजे पर कोई आया है। कोई खटखटाता है तो हमें पता चल जाता है कि कोई आया है दरवाजे पर। और पीरियड समाप्त हो जाता है, इसका भी हमें कैसे पता चलता है, यह आप अच्छी तरीके से जानते हैं। प्राय पदचाप सुनकर ही आप जान लेते हैं कि कोई आपकी ओर आ रहा है। पदचाप का मतलब पैरों की आवाज़, चलते हैं खट 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 खट, है ना, या स्लीपर्स की आवाज़ आ जाती है। किसी भी तरीके, इस तरीके से आपको अपने आप पता चल जाता है कि कोई मेरी तरफ आ रहा है। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। इस खेल में एक खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे अन्य खिलाड़ियों को पकड़ना होता है। लुका छिपी आप लोगों ने खेली है, खेलते हैं बच्चे। उसमें एक बच्चे की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और फिर उस बच्चे को दूसरे खिलाड़ियों को पकड़ना होता है। आंखों पर पट्टी बंधे होने पर भी उस खिलाड़ी को कैसे पता चल जाता है कि उसके आसपास समीप कोई खिलाड़ी खड़ा हुआ है? आपने जब भी इस खेल को खेला होगा तो आपको अपने आप पता चल गया होगा कि मेरे आसपास कोई है। ये कहाँ से पता चलता है प्यारे बच्चों? हमारे जो कान है वह उन आवाज़ों को जो बच्चे करते हैं खुसर फुसर, चाहे पैरों से कर रहे हो चाहे हाथों से कर रहे हो, आपको अपने आप अंदाज़ा लग जाता है कि कोई मेरे आसपास है। ठीक है,
तो देखिए ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे से संपर्क करने पर यह हमारी सहायता करती है, ठीक है ना। कौन? ध्वनि। हमारे चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती है नहीं? कौवे की, चील, कौवे, पशु पक्षी, जानवरों की, अलग अलग प्रकार के जानवरों की, मोटरसाइकिल, कारें, रेलगाड़ी, बसें, हमारी आवाज़, आपके पिताजी की आवाज़ अलग है, मम्मी की आवाज़ अलग है, भाई की आवाज़ अलग है, कोई बर्तन मकान में गिर जाता है, किचन में गिर जाता है, या कोई पत्थर गिर जाता है, कोई आवाज़ करता है, तो तरह तरह की आवाज़ आप लोगों को इस तरीके से सुनाई देती है। तो अब प्यारे बच्चों, आप अपने आसपास सुनाई देने वाली ध्वनियों की एक सूची बनाइए कि आप एक टेबल बनाइए, कॉपी में, नोटबुक में आपको लिखना है कि किस किस की ध्वनि आपको सुनाई देती है। जैसे मैं लिखता हूँ कि मुझे मोटरसाइकिल की ध्वनि सुनाई देती है, तो आप लिख लो मोटरसाइकिल, साइकिल के चलने की आवाज़, कार की आवाज़, कार के इंजन की आवाज़, घड़ी की आवाज़, ठीक है, अलार्म की आवाज़, पापा बोलते हैं उसकी आवाज़, स्कूल की बेल की आवाज़, कोई तबले की आवाज़, हारमोनियम की आवाज़। तो तरह तरह का साउंड हमें सुनाई देता है। तो इन चीज़ों के नाम लिखने हैं आपको कि किस किस की जो आवाज़ है, साउंड है, ध्वनि है, वो आपको सुनाई देती है। अपने विद्यालय के संगीत कक्ष में आप बांसुरी, तबला, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ भी सुनते हैं। ये ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचती है, ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं, कुछ ध्वनियाँ दूसरों की अपेक्षा प्रबल क्यों होती है, प्रबल का मतलब तेज क्यों होती है, किसी की आवाज़ बहुत तेज होती है, किसी की आवाज़ कम होती है। तो इस पाठ में हम ऐसी ही चीज़ों के बारे में प्यारे बच्चों पढ़ेंगे कि ध्वनि आखिर उत्पन्न कैसे होती है, ठीक है, और दूसरे स्थान पर चलकर हमारे पास तक कैसे पहुंच जाती है। जैसे कोई मित्र दूर से हमें चिल्ला रहा है, मोहन इधर आओ, तो मोहन सुन लेता है। तो बोला हमने, तो मोहन ने आखिर सुन कैसे लिया, हमारी आवाज़ मोहन तक पहुंच कैसे गई। तो इस तरह की चीज़ों को हम यहाँ पर इस तरह के जो प्रश्न है हमारे मस्तिष्क में, दिमाग में ऐसे जो प्रश्न आते हैं कि आखिर कोई सुन कैसे लेता है, एरोप्लेन कितनी ऊपर उड़ता है फिर भी हमें उसकी आवाज़ आ जाती है, तो हम आखिरकार इन चीज़ों की आवाज़ सुन कैसे लेते हैं। तो ऐसी चीज़ों के जो ये प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर हम इस पाठ में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो देखो आपके सामने ये चित्र है, ये देखो हारमोनियम है, ये तबला है, ये सितार है, ये बांसुरी है, इनकी आवाज़ें आप लोगों ने अधिकतर सुनी हुई होगी, ठीक है। तो देखिए अब ध्वनि कंपित वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न होती है, कंपन, ठीक है, क्या? कंपन, जिसे इंग्लिश में हम वाइब्रेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन। कोई भी चीज कंपन करती है, वाइब्रेशन करती है, तो उसी से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। अब आप एक प्रयोग करना है आपको, कोई गिलास लेना है, उस गिलास को आप नीचे पटकिए या उसे स्पून से, चम्मच से बजाना उसको, या पेन से बजाना, और फिर उसको पकड़कर देखना, आपको गिलास में लगेगा कि इसमें कुछ कंपन हो रहा है, ठीक है। जैसे ही आप बजाने के बाद उसे हाथ लगाएंगे, आपको लगेगा कि इसमें कंपन हो रहा है, ठीक है। तो उस कंपन से ही प्यारे बच्चों वो आवाज़ बन रही है। तो देखिए अब पढ़ते हैं, विद्यालय की घंटी को जब बज न रही हो छूकर देखिए। आपके स्कूल की जो घंटी है जब बजती नहीं है तब उसे छूकर देखना आप लोग, तब कैसा अनुभव करते हैं, ठीक है। और जब वह ध्वनि उत्पन्न कर रही हो, यानी कि जब बेल बज रही हो वो, तब उसे छूकर देखिए, आपको क्या कंपन होता हुआ सुनाई देता है, यानी कि आपको क्या अनुभव होता है। निश्चित रूप से जब आप उसके हाथ लगाएंगे तो आपको कुछ कंपन होता हुआ, वाइब्रेशन होता हुआ अपने हाथ में महसूस होगा। तो अब देखिए इसके आधार पर हम करते हैं क्रियाकलाप 13.1। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो ये बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पर मैं ऐसे ही बोलकर सुनाता हूँ। देखो ये फ्राइंग पैन है, एक फ्राइंग पैन है, ठीक है, इसे कढ़ाई बोलते हैं। इस कढ़ाई को
इस बच्चे ने इस धागे से बांधकर लटका दिया और यहाँ डंडे से इसको देखो बजा रहा है। आप भी इस तरह का प्रयोग अपने घर में करना। जब आज का ये लेक्चर खत्म हो जाता है उसके बाद आपको ये करके देखना है। तो पहले उस भगोनी को जब हम बजा नहीं रहे होते हैं तब छूकर देखना है, और जब हम उसे ऐसे डंडे से बजाएंगे इस डंडे से, उसके बाद आप उसे छूकर देखना आपको अपने हाथों में क्या महसूस होता है। ठीक है, तो एक तो ये प्रयोग आपको करके देखना है। आपको अपना आप लगेगा कि जब डंडे से बजाते हैं तब ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तो वह ध्वनि किसके कारण, वह जो कंपन आपको अपने हाथों में महसूस होगा, वह वाइब्रेशन जो आपको अपने हाथों में महसूस होगा, उसी के द्वारा ये कंपन, ये आवाज आपको सुनाई देती है। ठीक है, अब एक और क्रियाकलाप है, देखिए यहाँ 13.2। इसमें क्या कर रहा है, एक रबर का छल्ला लीजिए, चित्र में दिखाए अनुसार पेंसिल बॉक्स पर चढ़ाइए और तानित रबड़ यानी कि रबड़ को खींचकर, और उसमें देखिए यहाँ पर जैसे रबड़ लगा हुआ है यहाँ पर, और फिर 2 पेंसिल लगा दीजिए और उस रबर को फिर ऊपर से खींचकर और ऐसे छोड़ देना है। तो देखिए रबड़ अपने आप ऐसे ऐसे करने लगेगा। तो ये प्रयोग भी आपको करके देखना है, और फिर आप महसूस करना कि क्या उस रबर में कंपन महसूस होता है या नहीं। इस छल्ले को लगभग बीच में से खींचकर छोड़ दीजिए, क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई देती है, क्या रबर का छल्ला कंपन करता है। इन चीज़ों को आप लोग महसूस करके देखना है बच्चों। आपको कक्षा 7 में आप अध्ययन कर चुके हैं कि किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन करते हैं। अब इसको अपन हाईलाइट करेंगे। किसी वस्तु को अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। ये मोस्ट है, इसे याद कर लेना है। ठीक है, कंपन किसे कहते हैं, किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। जब कसकर एक तानित रबड़ के छल्ले को कर्षित करते हैं या बीच में से खींचकर छोड़ देते हैं तो वह कंपन करता है, और वह कंपन करता हुआ ध्वनि को उत्पन्न करता है। जब जब वो ऐसे ऐसे करेगा तब तब उसमें से ध्वनि उत्पन्न होगी। आप इस प्रयोग को करके देखना है, और जब ये कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि भी बंद हो जाती है। इसके बाद एक और क्रियाकलाप है 13.3। एक धातु की थाली लीजिए, इसमें कुछ जल डाल दीजिए, एक चम्मच से इसके किनारे पर आघात कीजिए, यानी कि चम्मच से उसको बजाना है। देखिए जैसे यहाँ पर ये पानी डालकर बजाना है इसमें, तो जब आप तब इसे छूकर देखिए, क्या आप थाली पर कंपन होता है इसे अनुभव करते हैं। थाली पर पुनः आघात कीजिए, यानी कि चम्मच से वापस बजाना है, और इस जल की सतह को देखिए। तो देखो थाली कंपन होती है तो जल में भी कंपन की तरंगें आपको अपने आप दिखेगी। ये प्रयोग आप लोगों को करके देखना है, यही आज आपका होमवर्क भी होगा। ठीक है, इन प्रयोगों को आप करके देखेंगे क्योंकि आप घर पर हैं और ये सब चीज़ें आपको घर पर उपलब्ध हो जाएगी आसानी से। ठीक है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे होगा, कहाँ से चीज़ें लाएंगे, ये सब घर में है आपके, इसलिए करना ही है। ठीक है, क्या आप वहाँ पर कोई तरंगे देख पाते हैं। अब थाली को पकड़िए, आप जल की सतह पर क्या परिवर्तन देखते हैं, क्या आप इस परिवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं, क्या इससे वस्तु के कंपनों को ध्वनि के साथ जोड़ने का कोई संकेत मिलता है क्या। तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा, और ऐसे प्रयोग करना है जैसे इसमें बता रखा है। इस प्रकार हमने देखा कि कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती है। कुछ स्थितियों में ये कंपन हमें आसानी से दिखाई दे जाते हैं। कभी कभी तो ये कंपन है ना हमें आसानी से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में उनकी जो आयाम है, एम्पलीट्यूड है, वो इतना कम होता है कि हम उसे देख नहीं पाते हैं। हम केवल उनको अनुभव कर पाते हैं, देख नहीं पाते। कभी कंपनों को देख पाते हैं और कुछ में कंपनों को हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका जो आयाम है, एम्पलीट्यूड है, वह बहुत कम होता है।
अब देखिए एक और क्रियाकलाप है ये 13.4। इसमें देखो क्या बता रखा है, एक नारियल का खोखला खोल लीजिए। नारियल को जब फोड़ते हैं तो एक जो उसका सेल होता है बाहर का कड़क वाला, है ना, उसको लेना है। उसमें एक वाद्य यंत्र, एक तारा बनाइए। इससे आप किसी मिट्टी के बर्तन से भी बना सकते हैं। इसे आप इस वाद्य यंत्र को बजाइए और इसके कंपन भाग को पहचानिए कि इसमें कंपन करता कौन है आखिर में। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि आप जितने भी वाद्य यंत्रों को जानते हैं, वाद्य यंत्र यानी कि ये संगीत में बजाने वाले, संगीत के काम में आने वाले जो यंत्र होते हैं, जैसे हारमोनियम हुआ, ढोलक हुआ, तबला हुआ, बांसुरी हुआ, वीणा हुआ, सरोद हुआ, इस तरह की कितनी सारी चीज़ें होती है आपके आसपास, है ना, मंजीरा हो गया। ठीक है, तो इन चीज़ों के आपको नाम लिखने हैं कि आपको किन किन वाद्य यंत्रों के नाम याद है जो संगीत में काम आते हैं, और उनके कंपायमान भागों को भी पहचानना है कि कंपन इसमें होता किस में है, उन यंत्रों में कहाँ से कंपन होता है। तो ऐसा इसमें आपको लिखना है। जैसा कि देखिए यहाँ पर एक सारणी बनाई गई है, ऐसे की ऐसी ही सारणी आपको बनानी है। तो अब देखिए इसमें क्या बता रखा है, वाद्य यंत्र तथा उनके कंपायमान भाग। अब देखिए इसमें वाद्य यंत्र कौन सा है, पहला वीणा। तो वीणा में कंपन कौन करता है, वह डोरी, जो वीणा की डोरी होती है, जो तार होता है वह। तबला, तबले में तनित झिल्ली, जो जिसके ऊपर हम थाप बजाते हैं वह झिल्ली। इसी तरीके से दूसरे उपकरणों में का नाम लिखिए और उनका जो कंपन वाला जो भाग है उनका नाम यहाँ पर लिखना है, और यंत्र का नाम यहाँ पर लिखना है। यंत्र का नाम यहाँ पर और उनके कंपन वाले भाग का नाम यहाँ पर लिखना है। तो ठीक है, बना लेंगे आपको बनाना चाहिए। बनाएंगे तो आपको अपने दिमाग में ऐसी चीज़ों का पता लगेगा जो ध्वनि उत्पन्न करती है, कैसे उत्पन्न करती है, आपका दिमाग चीज़ों को पहचानना लगेगा। संभवतः आपने मंजीरा, घटम या नूट यानी कि मिट्टी का बर्तन तथा करताल देखे होंगे। ये वाद्य यंत्र सामान्यतः हमारे देश के अनेक भागों में बजाए जाते हैं। मंजीरा, घटम, नूट यानी कि मिट्टी के बर्तन। ये देखो मिट्टी की ये मटकी को बजा रहा है, देखिए ये मिट्टी की, ठीक है, इसे नूट कहते हैं। हमारे देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है। इन वाद्य यंत्रों को केवल पीटा या आघात किया जाता है, यानी कि इनको केवल यूं कर करके बजाया जाता है या उनके ऊपर आघात किया जाता है। क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य वाद्य यंत्रों के भी नाम बता सकते हैं? तो सोचिए ऐसे कौन कौन के जिनमें आघात कर कर या ठोक कर ऐसे बजाया जाता है, इनके बारे में आप सोचिए और उनका नाम लिखिए। और आप भी एक वाद्य यंत्र बना सकते हैं, ठीक है, बनाकर देखिएगा। अब एक और क्रियाकलाप आ रहा है 13.5। तो प्यारे बच्चों, आपको ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये प्रयोग है, ये करके देखना है, केवल सुनना नहीं है। आप करेंगे तो आपको इस पाठ में जो हम पढ़ने वाले हैं उन चीज़ों के बारे में आपको एहसास होगा, पता लगने लगेगा कि ये पाठ हमसे कहना क्या चाह रहा है, इसमें हम सीखने क्या वाले हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में आपको अपने आप आंसर मिलने लगेंगे। अब देखिए क्रियाकलाप 13.5। धातु के 6 या 8 कटोरे या गिलास लीजिए। इन्हें एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रम से जल के बढ़ते स्तर तक भरिए। अब एक पेंसिल लेकर कटोरों पर धीमे से एक के बाद एक आघात कीजिए। देखिए इस तरीके से आपने ये गिलासों में पानी भर लिया है। देखो इसने, इस गिलास में देखो सबसे कम पानी, फिर इसमें थोड़ा ज़्यादा, इसमें थोड़ा ज़्यादा, इसमें थोड़ा ज़्यादा, इसमें थोड़ा ज़्यादा, फिर इसमें सबसे ज़्यादा, और ऐसे घटते से बढ़ते क्रम में आपको एक तरफ से दूसरे तरफ पर जमाना। कम वाले को इधर रख दिया, फिर ज़्यादा वाले को यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और फिर आपको उसे डंडे से बजाना है। आपको जब बजाएंगे तो उसमें से आपको बहुत मधुर ध्वनि, जब उन गिलासों को बजाएंगे आप, जैसे ये बच्चा बजा रहा है, तो आपको बहुत ही अच्छी मीठी ध्वनि सुनाई देगी। आपको ये प्रयोग भी करके देखना है।
इसे कहते हैं जल तरंग। क्या कहते हैं इसको? जल तरंग। ठीक। जब हम किसी वाद्य यंत्र जैसे सितार के तार को कर्षित करते हैं, कर्षित करते हैं मतलब सितार के तार को उसके ऊपर दूसरे तार को बजाते हैं या खींचते हैं उसको, तो हमें केवल तार की ही ध्वनि सुनाई नहीं देती, वास्तव में संपूर्ण यंत्र कंपन करता है। पूरा का पूरा जो यंत्र होता है केवल तार ही कंपन नहीं करता, पूरा ही यंत्र कंपन करता है, और उस पूरे यंत्र के कंपन से उत्पन्न ध्वनि को हम सुनते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी मृदंगम की झिल्ली पर आघात करते हैं, मृदंग जो होता है जिसे या ढोलक भी कह ढोलक हो सकती है, तबला हो सकता है, मृदंग भी है, तो हम केवल झिल्ली की आवाज़ ही नहीं सुनते बल्कि संपूर्ण यंत्र की आवाज़ को सुनते हैं। ठीक। अब आता है मानवों द्वारा उत्पन्न ध्वनि। हम कैसे आवाज़ उत्पन्न करते हैं, मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप कैसे सुन रहे हैं। ठीक है, मेरी जो आवाज़ निकल रही है कैसे निकल रही है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। देखिए, कुछ समय तक जोर से बोलिए या गाना गाइए अथवा बोहे की तरह गुंजन करिए, जैसे बोहा बोलता है ना, इसी तरीके से, या जोर से ऐसे बोलिए, और बोलने के साथ साथ एक हाथ से अपने यहाँ पर गले पर आप हाथ रखिए, ऐसे रखेंगे और महसूस करेंगे तो आपको एक हाथ में कंपन महसूस होगा। ठीक है, हाथ को अपने हाथ को कंठ पर रखिए ऐसे। ठीक, जैसे यहाँ पर ये बता रहा है इस चित्र में। ठीक, ऐसे। क्या आपको कुछ कंपनों का अनुभव होता है? मानव में ध्वनि वाक यंत्र अथवा कंठ के द्वारा उत्पन्न होती है। ये पूछ सकते हैं कि कहाँ से उत्पन्न होती है मानव में ध्वनि? वाक यंत्र या कंठ, लेरिंक्स जिसको बोला जाता है। अपनी अंगुलियों को कंठ पर रखिए तथा एक कठोर उभार को खोजिए जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। शरीर का यह भाग वाक यंत्र कहलाता है। जो निगलते या समझ, देखो ये ऐसे निगलते हुए, जब निगलते हैं ना, ऐसे निगलने की कोशिश करो कुछ, तो आपको लगेगा कि कुछ चल रहा है हमारे गले में, तो यह वाक यंत्र होता है। क्या होता है? ये वाक यंत्र होता है। इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। कंठ पर एक कठोर भाग को खोजिए जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। शरीर का यह भाग वाक यंत्र कहलाता है। यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिल्ली बनी होती है। वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिल्ली, यानी कि ये ऐसा देखो, ये यहाँ पर ये संकीर्ण झिल्ली। ठीक, देखिए ये एक संकीर्ण झिल्ली, ये पतला सा एक छेदनुमा यहाँ से निकल रहा है। ठीक, ये ओके, इसमें से हवा निकलती है और यहीं से फिर आवाज़ बनती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिल्ली से बाहर निकालते हैं, हमारे फेफड़ों में वायु होती है। जब हम हमें बोलने के लिए फेफड़े अपने आप ही बाहर सांस फेंकते हैं, तो वह इस झिर्री से होकर इस गले में जो वाक यंत्र है वहाँ से होते हुए हवा यहाँ से निकलती है और फिर आवाज़ बनती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिल्ली से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपन होते हैं। यहाँ पर हमारे वाक तंतु होते हैं। ठीक है, आपको अपना आप कंपन महसूस होगा। इन वाक तंतुओं में कंपन होता है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती है। हमारे जो तंतु होते हैं, वाक तंत्र के जो तंतु होते हैं, उन्हें वाक तंत्र से जुड़ी जो मांसपेशियां होती है वह उसे ढीला कर सकती है या टाइट कर सकती है। जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं तब वाक ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणता उस वाक ध्वनि से भिन्न होती है। जबकि वाक तंतु जब ढीले होते हैं और मोटे होते हैं, आइए देखें कि वाक तंतु किस प्रकार कार्य करते हैं। एक और प्रयोग है, देखो यहाँ पर
क्रियाकलाप 13.6। अब इसमें क्या करना है, समान साइज की रबड़ की 2 पट्टियां लेना है हमको, ठीक है ना। रबड़ की 2 पट्टियां ले लेंगे, जैसे इस लड़की ने यहाँ पर ले रखी है, ठीक। अब क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और फिर कसकर खींचेंगे। अब इनके बीच के अंतराल में हवा फूकेंगे, ऐसे हम इसको खींचेंगे और फिर उसमें बीच में हवा फूकेंगे। इसके लिए आप क्या रख सकते हैं, कागज भी ले सकते हैं, ठीक है। क्या ले सकते हैं, कागज, जैसे मैं आपको बताऊंगा अभी। ये कागज है, ये कागज को एक के ऊपर एक रख दिया, ठीक है। इन्हें ऐसे पकड़िए। अब इसको यहाँ से फूंक देकर बजाने की हम कोशिश करेंगे। देखिए आवाज निकलती है, आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, ठीक। एक कागज के टुकड़े जिसमें एक पतली झिर्री बनी हो की सहायता से भी आप इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं। कागज को अपनी अंगुलियों के बीच में इस प्रकार के, इस तरह चित्र में बताए अनुसार पकड़िए। अब झिर्री के बीच से हवा फूकिए, जैसे मैंने प्रयोग करके बताया आपको, और ध्वनि को सुनिए। हमारे वाग तंतु भी इसी प्रकार ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इतना ही बारीक स्थान लगभग हमारे गले में होता है, और जब हवा फेफड़ों से होकर यहाँ पर लिरिंक्स में होकर आती है तो वाग तंतु कंपन करने लगते हैं और आवाज आने लगती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, देखो। पुरुषों के वाग तंतुओं की लंबाई 20 mm होती है, 20 मिलीमीटर। महिलाओं में इसकी लंबाई 15 मिलीमीटर होती है। बच्चों के वाग तंतु बहुत छोटे होते हैं। यही कारण है कि पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की वाग ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती है। मोस्ट है, और पूछा जा सकता है कि बच्चों, महिलाओं और पुरुषों की ध्वनियाँ अलग अलग क्यों होती है। आपने भी महसूस किया होगा। देखिए, आपके पापा की आवाज़ अलग होती है, मम्मी की आवाज़ अलग होती है। कुछ की आवाज़ बहुत पतली होती है, कुछ की आवाज़ मोटी होती है, ठीक है। तो उसी से आवाज़ पतली या मोटी होने का जो क्यों होती है, ये इसलिए होती है। पुरुषों की आवाज़ मोटी इसलिए होती है क्योंकि उसके जो वाग तंतुओं की जो लंबाई होती है वह इतनी होती है, 20 mm, और महिलाओं की जो वाग तंतुओं की लंबाई वो 15 mm होती है। बच्चों की और कम होती है, इसलिए उनकी आवाज़ अलग अलग होती है। अब देखिए, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यदि कोई माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगी। हम कितना ही चिल्लाएं, हमारी आवाज़ हमारे पास में खड़े दोस्त को भी नहीं सुनाई देगी यदि ये वातावरण नहीं हो, यदि हवा नहीं हो। इसी तरीके से धातुओं में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, कंपन होता है, तो धातु उसमें माध्यम का काम करता है। जब आप कुछ दूर खड़ी अपनी सहेली को पुकारते हैं तो अपनी सहेली आपकी आवाज़ सुनकर सुन पाती है। आपकी सहेली, उसके पास तक आपकी ध्वनि कैसे पहुंचती है, ठीक है। तो आप इस पर थोड़ी इसके बारे में सोचना कि दूसरे के पास हमारी आवाज़ चल कैसे जाती है, ठीक है। और इससे लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे, क्रियाकलाप 13.7। धातु अथवा कांच का एक गिलास लीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि ये सूखा हो, इसमें पानी नहीं हो। तो इसमें एक फिर सेल फोन रखिए, यानी कि मोबाइल रखेंगे। याद रखिए कि सेल फोन पानी में न रखा जाए। अपने किसी मित्र से इस सेल फोन पर किसी दूसरे सेल फोन से टेलीफोन करने को कहिए। यानी कि अब ये जो मोबाइल इसमें जिसको गिलास में रखा है ना हमने, उस मोबाइल में हमारे दोस्त से कहेंगे कि दूसरे फ़ोन से इस मोबाइल में फ़ोन लगाओ। तो जब घंटी बजेगी तो उसे ध्यानपूर्वक सुनो। फिर क्या करना है, अब गिलास के किनारों को अपने हाथों से सटाकर पकड़िए। गिलास के किनारों को बंद कर लो उसको, ठीक है। अब वापस दोस्त से बोलो कि अब दोबारा घंटी लगाओ, और फिर उसकी आवाज़ को सुनो। तो देखो आपको कम सुनाई देगी या ज़्यादा सुनाई देगी। मुझे लगता है कि आवाज़ अब कम सुनाई देगी, क्योंकि आपने उसको
बंद कर दिया है, उसकी हवा भी, जब उसमें हवा नहीं जा रही है, पैक कर दिया आपने उसको, अपने मुंह को हाथों के बीच की खाली जगह पर सटा कर रखिए। अब अपने मित्र को फिर से टेलीफोन करने के एक संकेत दीजिए। गिलास में वायु को मुंह द्वारा खींचते हुए घंटी की आवाज को सुनिए। क्या गिलास में से वायु बाहर खींचने पर घंटी की ध्वनि धीमी हो जाती है? गिलास पर हाथ रखकर इस तरीके से वायु बाहर खींचेंगे और फिर घंटी की आवाज को सुनेंगे। देखिए बहुत कम घंटी की आवाज होती है। गिलास को अपने मुंह से हटाइए, क्या ध्वनि फिर से प्रबल हो जाती है? बिल्कुल फिर से प्रबल हो जाएगी। ये प्रयोग आप करेंगे तब आपको पता चलेगा। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्या यह संभव है कि गिलास में वायु की मात्रा कम होने और घंटी की प्रबलता कम होने में कोई संबंध है? गिलास में वायु जितनी कम होगी घंटी की आवाज़ भी उतनी ही कम सुनाई देगी। यदि वायु पूरी होगी, वहाँ जाएगी, तो घंटी की आवाज़ हमें पूरी तरीके से सुनाई देगी। वास्तव में यदि आप गिलास से भरी सारी की सारी वायु खींच पाते हैं तो ध्वनि पूरी तरह से सुनाई देना बंद हो जाएगी। यदि हम गिलास की पूरी वायु को बाहर खींच लेंगे तो निश्चित रूप से हमें कोई भी ध्वनि फिर उस मोबाइल से सुनाई नहीं देगी। इसका कारण यह है कि ध्वनि को संचरण के लिए कोई माध्यम चाहिए। क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। अभी माध्यम क्या है? जब गिलास में मोबाइल रखा है तो माध्यम कौन है? हवा, वायु, ठीक है ना। तो वह वायु अभी ध्वनि के लिए माध्यम का कार्य कर रही है। यह वायु ही ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। जब किसी बर्तन में से वायु पूरी तरह निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बर्तन में निर्वात है। यानी कि किसी बर्तन का, यदि किसी बर्तन में से या बोतल में से वायु पूरी निकाल लेंगे तो ऐसे बर्तन को अब क्या कहेंगे कि यह इस बर्तन में निर्वात है। निर्वात का मतलब हवा का नहीं होना। निर्वात यानी देखिए, निर्वात का मतलब होता है हवा का नहीं होना। समझे बात को? हवा नहीं होगी तो इसका मतलब है उसमें निर्वात है। और ध्वनि निर्वात में गति नहीं कर सकती है, ठीक है। ध्वनि निर्वात में गति नहीं कर सकती है, संचरित नहीं हो सकती है, ठीक है। अब हम आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको कुछ समझने में आपको दिक्कत हुई हो तो इस वीडियो को आप दोबारा देखें, नोट्स बनाएं, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। तब तक के लिए हैव ए गुड डे। थैंक यू।